जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9th की विज्ञान अध्याय पहला। कई दिनों से पहला पार्ट ही चल रहा है क्योंकि मैंने उसमें 6 पार्ट डाल दिए थे। आज अंतिम पार्ट है उसका, जो 7वां पार्ट है। आज अपना चैप्टर नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स लिखवा के पूरी तरह समझा के पूरा हो जाएगा आपको। तो चलो चलते हैं बिना टाइम खराब के। कक्षा 9 विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है। पार्ट नंबर 7 आ रहा है। आज वाला वीडियो आपको ढंग से समझना है तो पहले पार्ट नंबर 6 देख के आए। इसमें आपको वाष्पीकरण की घटना को बहुत डिटेल में समझाया गया है कि वाष्पीकरण क्या होता है। थोड़ा एक बार बता देता हूँ, वरना ये चैप्टर आपको ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। वाष्पीकरण क्या होता था, कोई भी द्रव्य था, द्रव्य के जो सतह वाले अणु हैं अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेते थे और फिर वाष्पीकृत होकर चले जाते थे, गैस में बदल के अपनी सतह को छोड़ के चले जाते थे। ये वाष्पीकरण की घटना थी। ये उबलने से थोड़ा सा अलग होता है। उबलता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है पानी, लेकिन वाष्पीकृत उससे कम डिग्री पे हो जाता है, जैसे कपड़े सुखाना वगैरह। ये सब वाष्पीकरण के उदाहरण आपने पढ़ लिए थे। आज अपन NCERT का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। यानी वाष्पीकरण की घटना के कारण शीतलता मतलब ठंडक पैदा होती है, उसको अच्छे से समझेंगे। इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से 4-5 उदाहरण आपके NCERT ने मेंशन कर रखे हैं, लिख रखे हैं। उनको आप अच्छे से याद करोगे ताकि आप लिख सकोगे। आ सकता है क्वेश्चन, वाष्पीकरण की घटना क्या होती है, इसको 2 उदाहरणों 3 उदाहरणों की सहायता से समझाइए, या उदाहरण देके आपको पूछ सकता है इसको समझाइए ये ऐसा क्यों होता है। तो अपन पढ़ते हैं आज। ध्यान से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार होकर बैठ जाइए, अलर्ट होके बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए बातों को। आइए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे पैदा होती है। तो बहुत ही सिंपल है, कल वाली क्लास पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। वाष्पीकरण में क्या होता था, सतह के अणु आसपास के वातावरण से, जो उसके सराउंडिंग है आसपास, उस वातावरण से क्या ले लेते थे, ऊर्जा, और वो ऊर्जा का उपयोग कर लेते थे और अपनी सतह को छोड़ के निकल जाते थे। फिर अगली वाली परत फिर से ऊर्जा लेती थी, फिर से निकल जाती थी। इसका मतलब उसका जो जहां पर भी वाष्पीकरण की घटना हो रही है उसके आसपास के वातावरण से ऊर्जा खींच रहा है वो पदार्थ, तो आसपास के वातावरण में ठंडक पैदा हो जाती है, अर्थात उस आसपास के वातावरण का तापमान क्या हो जाता है, कम। इसके कारण उससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो ऐसा आंसर आपको लिख के आना है। उसको कैसे लिखेंगे, वाष्पीकरण के दौरान, ध्यान देना, मेरे साथ साथ याद करते रहो। एक एक वर्ड को लिख के मैं आपको सिखा रहा हूं। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के अणु आसपास के वातावरण से, आसपास के वातावरण, ध्यान देना, से ऊष्मा अवशोषित करके, मतलब लेकर, एक ही बात है, ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। सही बात है, वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे होगा क्या, इससे आसपास के वातावरण की ऊर्जा कम हो जाएगी। इससे आसपास के वातावरण की ऊष्मा का मतलब वही हो गया हीट, गर्मी, हीट कम हो जाती है, अतः शीतलता पैदा होती है। भाई वहां ठंडक बनती है, शीतलता पैदा होती है। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कारण लिख के आना है। आपको पूछेगा वाष्पीकरण की घटना से शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, बस 2 लाइन लिखनी है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के अणु आसपास के वातावरण से ऊष्मा लेकर, ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे आसपास के वातावरण की ऊष्मा, यदि पानी ऊष्मा ले गया तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, वातावरण की कम हो जाती है। अतः क्या पैदा होती है, शीतलता पैदा होती है। अब NCERT के सारे एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4-5 है, तो मैं पहले लिखता हूं उदाहरण। ये सब NCERT मेरे में प्योर NCERT पढ़ा रहा हूं। NCERT 1 देखो, लड़कियां जब नेल पॉलिश लगाती है, नेल पॉलिश आती है, लगाती है, फिर 2 दिन बाद में उसको मिटाती है, फिर लगाती है, मिटाती है, तो उस नेल पॉलिश को
मिटाने के लिए एक लिक्विड आता है, एकदम पारदर्शी लिक्विड की शीशी देखी होगी आपने, उसमें एसीटोन नाम का केमिकल आता है। एसीटोन अभी के लिए याद कर लो, एसीटोन तुम्हें 11th क्लास में समझ में आएगा कि एसीटोन किस प्रकार का केमिकल होता है। तो एसीटोन होता है, कभी उस एसीटोन को आप लेना और हथेली पे डालना, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। तो उसका कारण क्या हुआ होगा, तो ध्यान से सुनो। जैसे आप एसीटोन की बूंद हथेली पे डालते हो, एसीटोन क्या करता है, तेजी से आपके हथेली की ऊष्मा ले लेता है और वाष्पीकृत हो जाए। यानी वो एसीटोन की बूंद आप डाल लोगे एसीटोन की, तो थोड़ी देर में एसीटोन गायब हो जाएगा। कहाँ गया वो, उसने ऊर्जा ली हथेली से, ऊष्मा ली, वो द्रव था और वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होकर उड़े जाएगा। तो इसका मतलब उसने हथेली में से क्या ले ली, तुम्हारी ऊष्मा। अब हथेली में से तुम्हारी गर्मी उसने ले ली, तो हथेली कैसी लगने लग जाएगी, ठंडी। यदि ऊष्मा बाहर चली जाए, आपके शरीर से कोई ऊष्मा ले ले, तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। वैसे हथेली में से ऊष्मा एसीटोन ने ले ली। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा के आना एग्जाम में कि नेल पॉलिश को हटाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला जो रासायनिक पदार्थ एसीटोन है, जब हथेली पे डालते हैं तो वह पदार्थ हथेली से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। हथेली में ऊष्मा कम होने के कारण वहाँ पे ठंडक उत्पन्न होती है या ठंडक महसूस होती है। तो यह आपको बहुत अच्छे से लिख देता हूँ मैं। नेल पॉलिश या नाखूनों से, प्योर हिंदी में लिख रहे हैं तो नाखूनों से नेल पॉलिश हटाने के लिए, नेल पॉलिश हटाने में उपयोग आने वाला एसीटोन, उपयोग आने वाला एसीटोन को जब हथेली पर डाला जाता है, हथेली पर डाला जाता है, तो एसीटोन हथेली से ऊष्मा लेकर, हथेली से ऊष्मा लेकर, ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हथेली पर ठंडक महसूस होती है या शीतलता, एक ही बात है, हिंदी के कई सारे वर्ड है। शीतलता, ठंडक महसूस होती है। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। नाखून से नेल पॉलिश हटाने में उपयोग आने वाला एसीटोन, पहली बात तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। नाखून से नेल पॉलिश हटाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे प्रश्न बीच में ही बनते हैं, उनको आप निकाल के अच्छे से याद किया करो। तो एसीटोन, तो ध्यान रखना एसीटोन वर्ड को लिख के याद कर लेना। को जब हथेली पर डाला जाता है तो एसीटोन हथेली से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हथेली पर शीतलता महसूस होती है। इतना आप लिखिए, तब आप अपने 2-3 उदाहरण लिखते हैं। अब आ जाओ उदाहरण नंबर 2 और 3। ये मैंने लिख दिए हैं, बस आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। आपको पता है जब तेज धूप पड़ती है, अपनी छत है, घर की छत है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो आप पाइप उठाओ और उसमें पानी डाल दो खूब सारा। तो वो क्या करता है, वो पानी है वो छत से ऊष्मा लेता है और वाष्पीकृत होकर थोड़ी देर में उड़ जाता है। आप देखोगे कि छत थोड़ी देर में पानी उड़ के पूरा चला गया, तो वो ऊष्मा लेके चला गया, तो उससे छत है वो आपकी ठंडी हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए ठंडक महसूस होगी। तो पानी डाल देंगे तो ठंडक महसूस हो जाएगी। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल है। देखो इसको लिखना कैसे है, तेज धूप वाले गर्म दिनों में जब छत पर पानी डाला जाता है तो पानी छत से क्या ले लेगा भाई, ऊष्मा लेकर क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाता है। तो छत कैसी हो जाएगी, ठंडी। तो छत को ठंडक महसूस होती है। तो बहुत ही तेज धूप वाले गर्म दिनों में जब छत पर पानी डाला जाता है तो पानी छत से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे छत है वो ठंडी हो जाती है। अच्छा एग्जाम्पल है, याद हो जाएगा आसानी से। ओके, उदाहरण नंबर 3 में आ जाओ रे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गर्मियों में अपने पसीना आता है,
तो पसीना आया, पसीना पूरे शरीर के ऊपर फैला हुआ है, ध्यान रखना। पसीने में बहुत सारी मात्रा पानी की भी होती है, याद रखना, पसीने में पानी भी निकलता है। तो ये पानी क्या करता है, अपने शरीर से ऊष्मा लेता है, शरीर के ऊपर फैला हुआ है तो शरीर से ऊष्मा लेता है, वाष्पीकृत होके उड़ता जाता है। तो शरीर से ऊष्मा लेके उड़ रहा है, पसीना आया, शरीर से ऊष्मा ली, उड़ रहा है। इस प्रकार शरीर को ठंडक देता है, शरीर को इससे शीतलता महसूस होती है। और महसूस ही नहीं, ये अपने गर्मियों के दिनों में शरीर के तापमान को बना के रहता है। आपको पता है शरीर का तापमान एक सही रेंज में होना चाहिए, वरना आप बीमार पड़ सकते हो। तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो वाष्पीकृत होता रहता है, और वाष्पीकृत हो जाएगा तो उससे आपके शरीर को ठंडक महसूस होती रहती है, क्योंकि वाष्पीकृत होने के लिए उसको चाहिए ऊष्मा। तो ऊष्मा शरीर से लेता है, तो शरीर से ऊष्मा लेगा तो शरीर की ऊष्मा है वो कम पड़ जाएगी, तो उसे ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो ये एग्जाम्पल आता रहता है, ध्यान रखना, और कॉम्पिटिशन में भी आता है कि शरीर पर पसीना आने का क्या फ़ायदा है। तो उसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें एक आएगा शरीर का तापमान नियंत्रण, तो उसको टिक करना है कि इससे शरीर का तापमान है वो नियंत्रित हो जाता है। तो आइए अपन लिखना सीखते हैं। जब हमें पसीना आता है तो पसीना शरीर से ऊष्मा अवशोषित करके, शरीर से ऊष्मा अवशोषित करेगा, अवशोषित करके वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होती है। अतः गर्मियों में पसीना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 स्टार लगा लो इस पे, क्या मैं तो ये तो याद करूंगा ही करूंगा। जब हमें इसको दोबारा से एक बार देख लो, ये तापमान नियंत्रण करता है। तो कितने एग्जाम्पल हो गए वाष्पीकरण के? 3 एग्जाम्पल हो गए। अभी और पढ़ते हैं अपन, इसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए। अब उदाहरण चौथा वगैरह भी पढ़ लेते हैं। देखो उदाहरण नंबर 4, ये भी बहुत है। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। कैसे वस्त्र पहनते हैं गर्मियों में? जानबूझ के अपन कहते हैं कि सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में बहुत सारे छिद्र होते हैं। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। तो बहुत सारे क्या होते हैं? छिद्र। आप देखो रे, यदि आपके शरीर पे पसीना आया और उसको वाष्पीकृत होना है, वाष्पीकृत होकर उड़ना है, तो छिद्र चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि वो वाष्पीकृत होकर उड़ेगा नहीं तो फिर आगे वाले पसीने का वाष्पीकरण नहीं होगा। ध्यान दो बात को, ये जो अपन ने पीछे प्रभावित करने वाले कारकों में भी पढ़ा था, जब वाष्पीकरण होता है तो वो वाष्प वहां से हट जानी चाहिए, तो ही दूसरी जो परत है उसका वाष्पीकरण होगा। तो यदि आपने छिद्र वाले कपड़े पहन रखे हैं तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, वाष्पीकरण बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि वाष्पीकरण होकर पसीना बाहर जाता है तो फिर नया पसीना भी वाष्पीकरण होता है। और यदि आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि ऐसे कपड़े पहन रखे जैसे कोई छिद्र वगैरह नहीं है, तो उसमें आपको भयंकर गर्मी लगने वाली है, क्योंकि पसीना है उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता, और वाष्पीकरण नहीं हो पाता तो वो शीतलता भी प्रदान नहीं करता है। तो एक बार के लिए वापस देख लो, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्रों में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीने का क्या बढ़ता है भाई? वाष्पीकरण बढ़ता है, इंपॉर्टेंट। अतः है शीतलता भी बढ़ती है। तो तुम भी गर्मियों में कैसे कपड़े पहनोगे आज के बाद? सूती वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं जिनका विशिष्ट विवरण नहीं लिख रखा, लेकिन वो भी याद रखने हैं। 4 एग्जाम्पल तो पूरे समझा दिए, 2 और देख लो कि घड़े यानी मटके का पानी कैसा होता है? ठंडा। ये आपने नोट किया होगा, इसको भी समझ लो। मटका लाए, तुमने उसमें पानी भर दिया, लेकिन पता है मटके में बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, तो क्या होगा? उन छिद्र से थोड़ा पानी बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा मटका पूरा गीला हो जाता है बाहर से। अब यदि वो पानी बाहर आ गया तो वो पानी क्या करता है? आसपास की जो वातावरण है, हवा है, उसमें से ऊष्मा लेता है और उड़ने लग जाता है धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे होता है। तो वो जैसे उड़ेगा तो पीछे ठंडक छोड़ के जाता है। पसीने की तरह देखो, जब पसीना उड़ा तो अपनी स्किन पे क्या छोड़ के गया? ठंडक, शीतलता। तो जैसे वो पानी उड़ता जाता है तो मटके का जो बाहर की लेयर, अंदर की लेयर है, वो सारी की सारी ठंडी हो जाती है। अब यदि वो मटका ठंडा हो गया तो अंदर का पानी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये घटना भी किससे पॉसिबल है? वाष्पीकरण से। याद रखोगे, मटके का पानी ठंडा होने की घटना है वो किस पे निर्भर करती है? वाष्पीकरण पे। एक कूलर वाला तो अभी तुम यूज कर ही रहे हो। कूलर में भी क्या होता है? कूलर में तुमने पानी डाला,
फिर उस जाली पे पानी गिरता है जो नेट आपने लगा रखी है, इधर से आई गर्म हवा उस नेट में से निकलेगी, लेकिन नेट में से निकले तो गर्म हवा के पास बहुत सारी ऊष्मा है, इसलिए वो गर्म है, उसके बहुत सारी ऊर्जा है उसके पास, तो वो पानी क्या करता है, उस हवा में से ऊष्मा खींच लेता है, खुद ले लेता है और उड़ने लग जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो उस हवा में से ऊष्मा खींच ली तुमने, उस हवा में से गर्मी खींच ली, तो वो हवा कैसी हो जाएगी, ठंडी। इसलिए देखा होगा कूलर का पानी एक रात में खत्म हो जाता है, 3 घंटे 5 घंटे में कूलर का पानी खत्म हो जाता है। यदि वो वाष्पीकृत नहीं होता तो पानी खत्म होता ही नहीं, बस नीचे से मोटर उठाती वापस नीचे आ जाता, उठाती नीचे आ जाता। इसका मतलब वो पानी जा कहाँ रहा है रे, जो गरम गरम हवा आ रही है उस हवा में से वो क्या खींचता है, गर्मी ऊष्मा खींचता है और वाष्प बन के वातावरण में उड़ता जाता है। तो समझ में आ गई कि घटना अच्छी तरीके से। मैंने कितने एग्जाम्पल बताए वाष्पीकरण के, 6 एग्जाम्पल बताए आपको, 4 तो लिखवाए हैं और 2 नीचे नोट में लिखे हुए हैं कि घड़े का पानी ठंडा होना और कूलर द्वारा ठंडी हवा भी वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। तो वाष्पीकरण के कितने एग्जाम्पल हो गए, 6। रिवाइज करो 6 एग्जाम्पल। एक तो नेल पॉलिश वाला एसीटोन, वो हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई तुम्हारा, तेज धूप वाले गर्मियों के दिनों में छत पे क्या डालते हो, पानी, 2 एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, शरीर पे आने वाला पसीना, 4 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या, 3 एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या हो गया, गर्मियों में तुम सूती कपड़े पहनते हो, 4 एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल क्या हो गया, मटके का पानी ठंडा रहता है, 5। और 6वां एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, कूलर द्वारा ठंडी हवा देना। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, 6 एग्जाम्पल। तो वाष्पीकरण को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स याद करो, अच्छे से उनको लिखना सीखो। अब अपना इसी के आगे पढ़ते हैं कि उबलने में और वाष्पीकरण में क्या फ़र्क है, जो कल वाले चैप्टर में भी थोड़ा डिस्कस हुआ था, लेकिन यहाँ अंतर लिखेंगे तो अच्छा प्रश्न आएगा 2-3 नंबर का। उसे क्या आएगा कि उबलना और वाष्पीकरण दोनों में अंतर लिखिए। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। अब देखो ये शानदार, मैंने कहा वाष्पीकरण तथा उबलना में अंतर, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि वाष्पीकरण तथा उबलना दोनों में अंतर क्या है, इवोपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, इन दोनों में अंतर है। तो इधर तो मैंने वाष्पीकरण लिखा है, इधर मैंने उबलना लिखा है, यानी बॉइलिंग जिसमें अपन टेम्परेचर देते हैं। ये दोनों की बात अपन ने पार्ट 6 में करी थी, फिर अब इनमें अंतर लिखा। इतनी देर अपन ने बॉइलिंग भी पढ़ा, वाष्पीकरण पढ़ा, अब इनके अंतर लिख दे। 4 अंतर सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आ जाओ भाई, वाष्पीकरण की घटना आपको बता दी खवतनांक बिंदु पे नहीं होती, उससे पहले ही हो जाती है और उससे पहले किसी भी तापमान पे हो सकती है ये घटना। जब भी वातावरण से गर्मी ली थोड़ी बहुत, पानी उड़ने लग जाएगा। तो देखो इंपॉर्टेंट, यह किसी भी तापमान पर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण की घटना किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वाष्पीकरण की घटना चालू हो जाती है, भले धीमे हो या तेज हो, धीरे धीरे चलने लग जाती है। लेकिन आपको पता है पदार्थ उबलेगा कब, पदार्थ तो जब भी उबलेगा जब अपने खवतनांक बिंदु पे, खवतनांक याद करो पुराने पार्ट में, खवतनांक क्या होता था, किसी द्रव्य का वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान के बिंदु को खवतनांक कहते हैं। तो खवतनांक पे तो ध्यान रखना, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो सकता है, बल्कि जो उबलने की घटना है यह खवतनांक बिंदु पर होता है भाई। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, 90 पे नहीं उबलेगा। पानी 90 डिग्री पे वाष्पीकृत हो सकता है, वाष्पीकरण की घटना दिखा सकता है, बट उबलने की घटना कितने डिग्री पे दिखाएगा, 100 डिग्री पे। एक अंतर स्पष्ट हो गया। आपको पता है वाष्पीकरण सतह पे होता था और उबलता पदार्थ क्या है, पूरा का पूरा ही पदार्थ उबलता है। जब आप गैस से उसको गर्म करते हो तो पूरा पदार्थ उबलता है। तो देखो भाई वाष्पीकरण में इसमें केवल कहाँ के अणु भाग लेंगे, सतह वाले अणु ऊष्मा लेंगे, रुड़ जाएंगे, यानी सतह के अणु भाग लेते हैं। लेकिन उबलने की घटना में, इस घटना में संपूर्ण पदार्थ भाग लेता है। उस बर्तन में जितना भी पदार्थ है पूरा एक साथ उबलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सतह उबलने लग जाएगी, नीचे वाला पदार्थ नहीं उबला, पूरा पदार्थ उबलता है। तीसरा आ जाओ, वाष्पीकरण की घटना से शीतलता पैदा होती है। आज ही पढ़े 6 एग्जाम्पल। वाष्पीकरण से ठंडक या शीतलता पैदा होती है, बट उबलने की घटना से शीतलता पैदा नहीं होती। कभी किसी बर्तन में
पदार्थ को गर्म करके देखो, पानी को उबाल के देखो, क्या उससे शीतलता मिलती है क्या ठंडक मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलती, हर चीज़ गर्म हो जाती है उल्टा। तो ये 3 अंतर हो गए। चौथा थोड़ा सा, यह घटना धीरे होती है, ध्यान रखना, वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। सतह के एक परत पहले वाष्पीकृत होगी, फिर थोड़ी देर बाद में दूसरी परत, फिर तीसरी परत। तो ये घटना धीरे है और क्रमिक है। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक होता है। तो ये देखो, वाष्पीकरण की घटना धीरे है वह क्रमिक होती है, तो यह घटना धीरे व क्रमिक होती है। और ध्यान रखना, उबलने की घटना बहुत तेज होती है, 100 डिग्री के बाद में बहुत तेजी से वाष्पीकरण होता है, तो ये घटना बहुत तेज होती है। 4 अंतर है, बिल्कुल इजी, आसान। आपने डिटेल में पढ़ा है इसलिए अभी इजी लग रहा है। तो एक बार चारों को एक साथ देख लो भाई। ये किसी भी तापमान पे हो जाएगी, उबलना खवतनांक बिंदु पे होता है। ये अणु, सतह के अणु भाग लेंगे, इसमें संपूर्ण पदार्थ भाग लेंगे, ओके। फिर इसे शीतलता मिलेगी, इसे शीतलता नहीं मिलती है। ये घटना धीरे है और क्रमिक है। क्रमिक का मतलब बता दिया ना, एक के बाद एक। और ये घटना कैसी होती है? तेज होती है। बताओ, चारों अंतर आपके पूरे हो गए। अब इस चैप्टर में 2-1 छोटे छोटे से एनसीईआरटी आपको बीच में कुछ क्वेश्चन पूछती है ना, मैंने क्या इन आपके जो बनाए हैं ना मैंने नोट्स, ये बहुत टाइम लगा के बनाए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें एनसीईआरटी में से हर लाइन टू लाइन निकाली है, उसका अर्थ जान के समझ के फिर उसको नोट्स में डाला गया है, फिर उसको समझाया गया। यानी यदि आपने इस चैप्टर के 7 पार्ट पढ़ लिए और वो नोट्स पढ़ लिए, तो किसी भी दुनिया की वो आपकी कोई भी एग्जाम हो उसमें बाहर से नहीं आ सकता, कि एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आएगा। आपका पेपर सारा का सारा इसी नोट्स में से मिलेगा, आप भले करके देख लेना। तो आपको इस 7 वीडियो ध्यान से पढ़ लेने हैं। अभी 2-1 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मिटाता हूँ। अपना चैप्टर खत्म होने पे तो ये 1-2 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने बीच में पूछ रखे हैं, पीछे पूछ रखे हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? आपने देखा होगा, कभी आपने ऐसे गिलास लिया और आपने इसमें ठंडा पानी भर दिया, बहुत ठंडा भर दिया, या बर्फीला जल समझ गए, मतलब बिल्कुल ठंडा पानी भर दिया। यहाँ कौन सा पानी है? ठंडा पानी। तो आपने देखा होगा, थोड़ी देर जब इसको आप रख देते हो तो पानी के गिलास के बाहर ऐसे पानी की बूंदें जमा हो जाती है, बाहर, गिलास के बाहर। जैसे आप कोका कोला डाल के भी रख दी, पेप्सी डाल के भी रख दी, आप देखोगे कोई भी ठंडा पदार्थ, जूस वगैरह, उस गिलास के बाहर खूब सारी पानी की बूंदें हो जाती हैं। तो उसका जवाब देना है तुम्हें कि कहाँ से आई बूंदें, क्यों आई। तो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पे, एक-एक लाइन को ध्यान से फोकस से पढ़ो, बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है भैया आपको? तो क्या जवाब दोगे इसका कि भाई तुमने गिलास में ठंडा पानी डाला है, बर्फीला पानी डाला है, तो तुम्हारा पूरा गिलास कैसा हो चुका है? ठंडा। अब उस गिलास के संपर्क में आसपास की वायु आती है कि नहीं आती? आसपास की हवा आके टकरा रही है उससे। अब उस हवा के अंदर हमेशा ही ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, सारी गैसें होती है। उसके साथ ही उस वायु में जलवाष्प भी होती है। वायु में क्या पाई जाती है? जलवाष्प। यानी तालाबों से, नदियों से, समुद्रों से जो पानी है वो भाप में बदल के इस हवा के अंदर घुल जाता है। बरसात हुई वगैरह तो उसमें आर्द्रता, जो आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाई, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तो जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प का मतलब क्या है? H2O ही है, आपका जल है, जो किस फॉर्म में है? गैस में। उस वायु के अंदर पानी पाया जाता है जो गैस रूप में घूम रहा है आसपास, लेकिन वो गैस है। जैसे ही ठंडी चीज के संपर्क में आई तो तापमान कम हुआ कि नहीं हुआ उस गैस का, और तापमान कम होते तो तुम्हें पढ़ा दिया अवस्था परिवर्तन, तो वो गैस अवस्था परिवर्तन करेगी और वो जो पानी गैस के रूप में था वो द्रव के रूप में आ जाएगा, और द्रव के रूप में आते पानी की बूंदे गिलास में नजर आएगी कि नहीं आएगी। यानी हवा आई, गिलास से टकराई, गैस के रूप में जल था उसमें, और वो जैसे टकराया गैस से वो द्रव बदल गया तो वो बूंदे बन गई। तो आसानी से रिप्लाई अच्छा सा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मैं इसको मिटा देता हूँ, इस डायग्राम की भी कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए बना दिया बस। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? जब ठंडे गिलास से वायु में स्थित जल वाष्प, इसके मीनिंग को तोड़ के देखो, जल की वाष्प, जल की भाप, जल वाष्प टकराती है तो
तापमान कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण जल की बूंदों में बदल जाती है, जल की बूंदों में बदल जाती है। ये लो एक लाइन का आंसर, कुछ नहीं। जब ठंडे गिलास से वायु में स्थित जलवाष्प टकराती है तो तापमान कम होने के कारण जल की बूंदों में बदल जाती है। तो आइए तुम्हारा आंसर हो गया खत्म। अब एक लास्ट बात जो कि अच्छी खासी निकाली गई है चैप्टर में से, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो मैंने बड़ी मेहनत से निकाल के यहाँ पे सारणी बना दी है कि इस चैप्टर में जो जो राशियां यूज आई, जैसे कुछ नाम बोले तुमने, कहीं वजन का नाम बोला, कहीं तापमान बोला, कहीं आयतन बोला, कहीं दाब बोला, कहीं ऊष्मा बोली, इन चीज़ों को कहते हैं भौतिक राशियाँ। 11th क्लास में आओगे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में पढ़ोगे। भौतिक राशियाँ क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूँ बारीक सा। भौतिक राशियों का मतलब ऐसी राशियाँ जो नापी जा सकती हैं, तोली जा सकती हैं। जैसे मेरी लंबाई, कैसे आप अपनी लंबाई बताओगे तो या तो मीटर में बताओगे, इंच में बताओगे, सेंटीमीटर में बताओगे। आप किसी दुकानदार के पास गए, उसको जाके बोलोगे 1 केजी या 1 किलो चीनी दे दो, ऐसा ही बोलोगे? ऐसा तो नहीं बोलोगे 1 चीनी दे दो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो जो ये वजन है वो तो है वजन यानी द्रव्यमान, वो तो हो गया राशि, एक भौतिक राशि। और उस राशि के आगे जो अपन मात्रक लगाते हैं वो होता है उसका, जो उस राशि के आगे जो अंक लगाते हैं, जो शब्द लगाते हैं, वो क्या होता है? मात्रक। तो यहाँ देखो अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक राशि है, राशि का मतलब जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, बल, आयतन, दाब, ऊष्मा, ये सब क्या होती है? राशियां। इन राशियों को किसमें मापते हैं? वो उसका क्या हो जाता है? मात्रक। जैसे कि लंबाई को किसमें मापते हो रहे? मीटर में। ऐसा है तो बोलोगे 2 मीटर, 2 किलोमीटर, यानी एक राशि का एक ही मात्रक नहीं होता, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, बड़ा मात्रक, छोटे मात्रक, लेकिन स्पेशली उनके मात्रक होते हैं, उसी से अपन कोई चीज़ को पहचान सकते हैं। तो ये जो मात्रक पढ़ रहे हैं वो एसआई वाले मात्रक है। कि ये एसआई क्या बला है? ये भी 11th क्लास में आता है। एसआई का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, यानी पूरी दुनिया में जैसे किसी भी चीज़ का वजन मापना है तो किलो में ही मापते हैं। भले आप लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी चीनी को ऐसे ही बोलेंगे भाई 1 kg शुगर, यानी किलो में। तो ये मात्रक वैज्ञानिकों ने बना रखे हैं कि अपन इस चीज़ को इस चीज़ में मापेंगे तो अपन को पूरी दुनिया में सिमिलरिटी रहेगी कि कैसे क्या मापना है, कितना जैसे लंबाई मापनी है किसी भी चीज़ की तो मीटर, सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर, इनमें ही माप पाएंगे। लंबाई को कभी भी किलो नहीं बोलेंगे। तो समझ गए होंगे थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे। तो ये आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना 9th में आ सकता है कि तापमान का मात्रक क्या होता है। उस मात्रक को भी पूरा नहीं लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो मात्रक का क्या हो जाता है? प्रतीक। जैसे 1 किलोग्राम को मैं ऐसा लिख दूं हिंदी में तो किलोग्राम, लेकिन इतना बड़ा लिखने में जोर आता है तो साइंटिस्ट ने क्या शॉर्ट फॉर्म बना दी 1 kg ऐसे। तो अपन आप देखो ध्यान से सुनते आ जाओ। ये राशि का नाम है, ध्यान रखना। इस राशि का मात्रक क्या होता है? वो भी कौन सा मात्रक है? अंतर्राष्ट्रीय। और उस मात्रक का प्रतीक क्या होता है? कुछ भी एग्जाम में आ सकता है आजकल, यही सीख लो आप। आ जाओ, पहली राशि क्या है? तापमान। तापमान का मात्रक कौन सा? ऐसा ही मात्रक, ध्यान कर लो, याद कर लो, केल्विन होता है। इसके अलावा आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह भी मात्रक होते हैं, लेकिन वो ऐसा ही मात्रक नहीं माने जाएंगे, वो अन्य मात्रक हैं। कौन से? ऐसा ही मात्रक याद रखो। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। और इस मात्रक का प्रतीक क्या होता है? बड़ा के लिखते हैं। ये कैपिटल के है, ध्यान रखना, स्मॉल के नहीं है, कैपिटल के। तो याद रखना तापमान मात्रक याद करो भाई फटाफट मेरे साथ साथ, केल्विन। और केल्विन को कैसा लिखेंगे? कैपिटल के रूप में लिखेंगे। फिर जैसे आ जाओ ऊर्जा या ऊष्मा, एक ही बात है, चैप्टर में बताया था, कहीं इसको ऊर्जा बोल देते हैं, कहीं ऊष्मा बोल देते हैं। इसका मात्रक याद करो जूल होता है, इसको जूल में मापते हैं। जैसे द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, वैसे ऊर्जा को जूल में मापते हैं। 1 जूल, 2 जूल, 10 जूल, 15 जूल, ऐसे जूल वर्ड लगाते हैं आगे, तो जूल हो गया। और जूल का मात्रक का प्रतीक क्या हो जाता है? कैपिटल जे, ध्यान रखना, कैपिटल जे, जूल। लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। और यहाँ ध्यान रखना मीटर का स्मॉल m लिखते हैं। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर सीनियर क्लास से पढ़ाता हूँ, 11th 12th वगैरह, इसलिए बता पा रहा हूँ। तो ये मीटर में छोटा m,
तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर ये बड़े ऊपर वालों को तो आपने लिखा बड़ा एम, सॉरी बड़े लेटर से लिखा है, इनको छोटे लेटर से क्यों लिखा? तो जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये मात्रक बनाए तो उन्होंने क्या किया, जो जो मात्रकों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पे, जैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज करी और फिर उसके सम्मान में किसी का नाम दे दिया कि इसका मात्रक दे देते हैं इस वैज्ञानिक के नाम पे, तो जो व्यक्ति के नाम पे है ना उनको तो कैपिटल लेटर से लिखे, व्यक्ति के नाम पे जो भी मात्रक होते हैं आगे तक याद रखना वो कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, और बाकी जो मात्रक होते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है उनको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। तो अब देख लो, इसका मतलब केल्विन है, केल्विन कोई साइंटिस्ट का नाम था तो उसके नाम से मात्रक बना तो क्या लिख दिया, कैपिटल के। तो साइंटिस्ट के नाम पे क्या लिख दिया, कैपिटल के। अब ये जूल भी कोई साइंटिस्ट था तो क्या लिख दिया, कैपिटल जे, बट कोई मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं इसलिए कैपिटल क्या लिख दिया, एम। ऐसे याद करना। आ जाओ फिर आगे। द्रव्यमान का मात्रक सबको पता है क्या होता है, किलोग्राम में मापते हैं, और इसको केजी, दोनों ही स्मॉल लेटर होते हैं, ध्यान रखना, के भी छोटा जी भी छोटा, किलोग्राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, केजी याद करो। बल का मात्रक ध्यान रखना न्यूटन होता है, बल का शब्द का यूज किया था मैंने दाब में, बल बटे क्षेत्रफल दाब होती है, तो वो ये है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन तो पता होगा तुम्हें, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, न्यूटन के माथे पे आके सेव गिरी थी, खाने सुन रखी होगी तुमने। तो न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, अतः कैपिटल एन लिखते हैं, स्मॉल एन नहीं लिखते। फिर आ जाओ आयतन, किसी भी चीज का आयतन कैसे निकालते हैं रे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, किसी भी चीज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो भी उसको मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर 3 बार आ गया, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो कैसा बन जाएगा इसका मात्रक, देखो आयतन को मीटर क्यूब में लिखते हैं क्योंकि उसमें लंबाई 3 बार गुणा हो रही है, किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मीटर 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 3 बार गुणा हो रही है तो मीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। और मीटर क्यूब को घन मीटर भी बोल देते हैं, घन वर्ड लगाते हैं क्यूब के लिए। यदि किसी भी राशि की घात 3 है तो उसको घन बोल देते हैं। मैं हर बात बारीकी से बता रहा हूँ आपको। तो आयतन का मात्रक 2 लिख सकते हो, घन मीटर भी लिख दो तो एक ही बात है, और मीटर का क्यूब लिख दो यानी मीटर की घात 3 लिख दो तो भी वही बात है। और उसको प्रतीक के रूप में लिखो तो मीटर को तो छोटा एम लिख दोगे और ऊपर क्या लगा दोगे, 3 मीटर क्यूब हो गया। ये लास्ट वाला दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। पास्कल वैज्ञानिक का नाम है, तो इसमें पी बड़ा ए छोटा दोनों वर्ड बड़े नहीं आएंगे, ध्यान रखना। जब भी किसी मात्रक में 2 वर्ड आते हैं तो उसमें से पहला वर्ड बड़ा हो सकता है, दूसरा वर्ड कभी भी बड़ा नहीं होगा, भले व्यक्ति के नाम पे हो, पहला वर्ड की पहचान कर सकते हैं अपन। तो पी बड़ा ए छोटा, ध्यान देना, ये हो गया पास्कल। तो सारी राशियां बता दी। इसी के साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 बहुत ही डिटेल्ड में आपको पूरा करवा दिया है। आज मैं इस लास्ट वीडियो के नीचे पूरे चैप्टर के नोट्स डालूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो या कॉपी में लिख सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखे गए हैं, जो आपको थ्योरी लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और उस थ्योरी में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। तो हिंदी मीडियम वालों, तुम आप इस जो चैप्टर पढ़ाए गए इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप वगैरह में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कल से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अपना सीक्वेंस से चैप्टर पढ़ेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।